हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्शन के लिए कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए कौन से हार्मोन्स इम्पोर्टेंट होते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम मेल्स के बारे में पढ़ें कि मेल्स में कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। अब इसकी वर्किंग क्या होती है मेल बॉडी के अंदर उसे जान लेते हैं। ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। अब हम फीमेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फीमेल्स के अंदर दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। पहला है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा आपका प्रोगेस्टेरोन। इन दोनों के अपनी अपनी फंक्शनिंग है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, आपका प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये दोनों के दोनों आपके प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज में। हॉर्मोन्स इन रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो हम समझते हैं कि हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम फीमेल के अंदर प्रोसेस को जानेंगे, उसके बाद हम मेल्स के बारे में जानेंगे। फीमेल के अंदर जो प्रोसेस होता है, फीमेल में जो प्रोसेस होता है हम उसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो जो स्टेप फर्स्ट है इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सिग्नल भेजता है ओवरीज को, यानी कि ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है। और ये सिग्नल किसको भेजता है, ओवरीज को भेजता है। अब हम स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में होता है कि ओवरीज हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है। ओवरीज जो है आपकी वो हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। कौन से दो हॉर्मोन्स को रिलीज करती है हमने अभी पहले ही पढ़ा था, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। इनके फंक्शनिंग के बारे में भी हमने जाना था। यूट्रस लीनिंग को थिक कर देता है और जो प्रोगेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका स्टेप 3, इस स्टेप के अंदर क्या होगा वो हम देखते हैं। स्टेप 3 के अंदर हर महीने एक एग रिलीज होता है, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। एग रिलीज होता है एवरी मंथ। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। स्टेप 4 हम जान लेते हैं।
स्टेप 4 के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन में चेंज हो जाता है, यानी कि पीरियड आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं मेल्स में। मेल्स में किस तरीके से होता है। मेल्स के अंदर जो हार्मोन्स होता है वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। सेकंड, इसके अंदर ये स्पर्म प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। स्पर्म प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। एक बात आपको याद रखनी है कि ये कंटिन्यूस साइकिल है जो हॉर्मोन्स की वजह से प्रॉपरली फंक्शन करता है। अगर हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसान की लाइफ में कितने टाइम तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, यानी कि ह्यूमन लाइफ के अंदर रिप्रोडक्शन कब तक पॉसिबल है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल्स के अंदर कि जो फीमेल्स के अंदर है रिप्रोडक्शन कब तक पॉसिबल होता है, कितने टाइम तक पॉसिबल होता है। तो फीमेल के अंदर जो है हमें दो बातों को एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है मेनार्की और दूसरा है मेनोपॉज। अब मेनार्की एंड मेनोपॉज में क्या डिफरेंस है वो हम जान लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसे मेनार्की कहा जाता है, यानी कि ये कब स्टार्ट हो जाते हैं, 14 से लेकर 12 साल तक की एज में। मेनोपॉज का मतलब होता है कि पीरियड्स का परमानेंटली स्टॉप हो जाना, और ये लगभग 45 से 50 की ईयर्स में हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेट जो रिप्रोडक्शन का जो फेज़ है वो होता है 35 टू 40 ईयर्स। नेक्स्ट है मेल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। मेल्स के अंदर जो स्टार्टिंग फेज़ है रिप्रोडक्शन का वो 12 से 14 साल की एज में होता है, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेल्स के अंदर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी एंड नहीं होता, जबकि स्पर्म क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में डिक्रीज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो फीमेल के कंपैरिजन में लंबा होता है। अगला है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डिटरमाइंस बेबी सेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि बेबी का जेंडर कैसे डिसाइड होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मदर पे डिपेंड करता है, जबकि ये गलत है। ये आपका क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, ये एक डीएनए का बंडल है जिसके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन रहती है। टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से एक क्रोमोसोम आपका सेक्स को होगा। अब किस तरीके से बेबी का जेंडर डिसाइड होता है वो हम देख लेते हैं। जो मेल होते हैं उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होते हैं उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो गर्ल चाइल्ड होगा। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो बॉय होगा। कंक्लूजन ये है, बेबी का जेंडर फादर के स्पर्म पर डिपेंड करता है, मदर पर नहीं। इंपॉर्टेंट मैसेज है, सोसाइटी में लोगों को समझना चाहिए, अगर बेटा नहीं हो रहा
तो ये मदर की गलती नहीं है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है एंड साइंटिफिकली प्रूवन भी है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।